अस्सलाम वालेकुम, हसन निसार ऑफिशियल यूट्यूब के साथ मैं हूं नवीन अली। और चूँकि आज मैं आपके सामने कुछ नए प्रोजेक्ट्स की डिटेल लाने वाली हूं, क्योंकि हम लोग रूटीन में नेगेटिव चीज़ों को याद रखते हैं, नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस भी करते हैं और उसी को सर पर सवार रख के डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही होती हैं, कुछ पॉजिटिव इकदाम भी चल रहे हैं, उनके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है। और ये सब इसलिए है कि गरीब आवाम की फलाह के लिए काम किया जाए, और इन चीज़ों को शायद हम डिस्कस करना भूल जाते हैं। तो मैं इन्हीं पॉजिटिव चीज़ों को सामने लेकर आपके सामने आ रही हूँ। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एलडीए के वाइस चेयरमैन साहब के पास, एसएम इमरान साहब के मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका टाइम देने का। आप एलडीए और पीटीआई यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपस में ताउन करके बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर रहे हैं। रिसेंटली अभी जो सस्ते घरों का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ी तफसील मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी आपने मौका दिया। ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली 35,000 अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है। जिस ज़माने में गवर्नमेंट ने अपने वादे किए थे कि हम लोगों ने 50 लाख घर बनाने, तो लोगों के बहुत से एतराज़ात और सवालात हैं कि ये कैसे बनाएंगे, क्यों नहीं बन रहे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये समझना पड़ेगा कि इस मुल्क का हर कानून डिज़ाइन है एक अमीर को कर्जा देने के लिए, एक बड़े आदमी का घर संभालने के लिए। एक आम आदमी के लिए कोई फैसिलिटेशन का सिस्टम ही नहीं था। तो ये जो 2-2.5 साल का वक्त लगा है ना, एक्चुअली ये उन कानूनों को संभालने में लगे। सारी दुनिया के अंदर आपके नेबर के ममालिक भी देख लें, आप इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, इन सब में जब कंस्ट्रक्शन का बूम आया और आम बंदे को फैसिलिटेशन घर की मिलने का रास्ता मिला, तो वो तब मिला जब उनको मॉर्गेज फाइनेंसिंग की फैसिलिटी मिली। पाकिस्तान में मॉर्गेज फाइनेंसिंग के कानून ही गलत बने हुए थे बहुत से। उसमें फोक्लोजर लॉ के इम्पैक्ट को चैलेंज किया हुआ था लोगों ने, कोर्ट में बहुत इश्यूज़ रहे, तो गवर्नमेंट ने उन सब चीज़ों को फाइट किया। अब फोक्लोजर लॉ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बाकी बातें बताने से पहले आपको बताऊँ। फोक्लोजर लॉ में ये होता है कि जो बैंक आपको कर्जा दे रहा होता है वो अपनी जिम्मेदारी पे दे रहा होता है। अगर किसी वजह से अगला उसकी पेमेंट ना कर सकता हो या उनको कोई मसला है, तो बैंक उनसे बैठ के बात करके उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू एक लंबी चौड़ी कोर्ट की प्रोसीडिंग से बस के आगे बढ़ सके। उस कंफर्ट पे बैंक अपने रिस्क फैक्टर को एवेल्युएट बेहतर कर लेता है और उसकी बेस पे लोन ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है एक आम बंदे को भी। ये चीज़ पाकिस्तान में फंसी हुई थी बहुत टाइम से, और ये इस लॉ को निकालने में गवर्नमेंट ने, लॉ डिपार्टमेंट ने, सबने बहुत मिलकर काम किया प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे। अब वो चीज़ एक आसानी की तरफ आ गई। अब उसके फ़ायदे में ये प्रोजेक्ट हमने पूरा प्लान ही एक्चुअली उस लॉजिक पे किया। तो इस प्रोजेक्ट की जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये बेसिकली 35,000 अपार्टमेंट का प्लान है। एलडी सिटी का एक एरिया है जो लाहौर शहर के साथ रिंग रोड पे लगता है आपको। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 12 साल पहले एलडी सिटी का। अनफॉर्चुनेटली इस प्रोजेक्ट के अंदर लोगों को फाइलें दे दी गई, लेकिन कभी अलॉटमेंट्स नहीं दी गई, ग्राउंड पे काम नहीं किया गया। तो 10,000 मुतासरीन 12 साल से नैब में फिर रहे थे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, लेकिन उनका रास्ता नहीं निकल रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट और नैब के ही ऑफ कोर्स उनके इन्वॉल्वमेंट से एलडीए साथ बैठा, जब हमने बैठ के निगोशिएशंस की टेबल पे, और हमने उसके कुछ रास्ते पैदा किए कि हमने इसको ख़त्म कैसे करना है प्रोजेक्ट को, क्योंकि लोग फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा। वो ख़त्म करने के तरीक़ेकार में हमने जब उसका लैंड का एरिया मार्क किया, उसके अंदर उनकी डेवलपमेंट का काम किया, एक्विजिशंस वहाँ पे की सारी, तो वो 10,000 लोगों की आज हम अलॉटमेंट करने के लिए रेडी हैं, जो इंशाल्लाह अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ से वो भी करवाएंगे, ताकि उनकी भी फाइलें उनको मिल जाए, जो उनका 12 साल का मसला फंसा हुआ था। जब ये मसला हल हो गया, तो हमने यहाँ पे ज़मीन खरीदी थी एग्जेम्पशन के मॉडल में। तो बाकी ज़मीन जो हमारे पास पड़ी हुई थी, उस ज़मीन की एलडीए फुली राइटफुल ओनर बन गई। तो जो एलडीए ज़मीन की मालिक बनी, उस ज़मीन पे हमने ये अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये लगभग 8,500 कनाल की ज़मीन। अगर आप रिंग रोड पे या रायवंड की तरफ से एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो एक हलोकी के नाम से एरिया आता है, तो उसके लेफ्ट और राइट की तरफ है। इधर 5 साइज़ के अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, 650 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 1100 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट और 2200 स्क्वायर फीट। जो पहली 3 कैटेगरी हैं, ईच कैटेगरी में लगभग 10 से 11,000 अपार्टमेंट्स हैं, ऊपर वाली में 1,500 से 2,000 है। आइडिया इसको पूरा जो मिक्स करने का किया गया है वो ये कि एलडीए इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहा है। ठीक है, एलडीए को नफा नहीं निकाल रहा था, बट कॉन्सेप्ट ये था कि इसको इस तरह के मॉडल में रख के बनाया जाए कि एक एरिया आपकी कोई स्लम डेवलपमेंट ना बन जाए। जैसे छोटे छोटे सारे यूनिट आते हैं ना, तो उस एरिया का अर्बन फैब्रिक खराब हो जाता है। तो उसको इंश्योर करने के लिए, एक अच्छी कम्युनिटी बनाने के लिए आपने सारे साइजेस रखे हैं अकॉर्डिंगली उसके अंदर, और कल्चर चेंज करने की भी कोशिश की गई है कि वर्टिकल डेवलपमेंट पे हम जाए। बिल्कुल ठीक। एक किसी भी जगह पे जब एक आम आदमी अपना घर बनाता है, अपनी इंक्रीमेंटल हाउसिंग की बेस पे बना ले, घर जैसे भी बना ले,
जो प्रॉब्लम है वो ये कि ज़मीन होती है, आप उसमें घर बना लेते हैं, लेकिन ज़मीन के साथ कुछ चीज़ें और बहुत अहम होती हैं जो आम बंदे को नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारे ज़्यादातर सियासी इलेक्शन ही उस पर होते हैं। वो क्या चीज़ होती है? सीवरेज नहीं होती, बिजली नहीं होती, रोड नहीं होती, पानी नहीं होता, गैस नहीं होती, ग्रिड स्टेशन नहीं लगा हुआ होगा, बाउंड्री नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी, पार्क्स नहीं होंगे, मस्जिदें नहीं होगी। ये बड़ी प्राइमरी चीज़ें हमारी नीड है हमारी सोसाइटी की। तो अगला अपना घर तो बना लेता है, घर के बाहर ये नहीं होता। इन सब चीज़ों को यहाँ पे ख़ास तौर पे इंश्योर किया गया। आपकी अच्छी खुली रोड्स हैं, आपके पैदल चलने वाले की जगह है, आपके हर ब्लॉक ऑफ अपार्टमेंट के आगे एक अच्छा सा पार्क बना हुआ है जो उस जगह पे जा सकते हैं। आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इंश्योर किया गया। यानी कि कह सकते हैं कि मॉडर्न सिटी डेवलप की है वहाँ पे, एक अच्छी लेवल की, जहाँ पे एक इंसान मोजस तरीके से रहे। अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह हमारे अच्छे से अच्छे लोग भी रह रहे हैं, बट कैसी जिंदगी है जो रोड पे बाहर निकलते साथ ही आपकी गाड़ी का टायर खराब हो जाता है क्योंकि आप खड्डे में चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे पानी खड़ा होता है, इश्यू होते हैं। तो अगर आप एक नई तरीके से अच्छी डेवलपमेंट कर जाएंगे तो ये मसले आपके हल हो जाएंगे। और पुरानी एलडीए की बहुत सी स्कीमों में अनफॉर्चुनेटली यही वो मसला है जिसको अभी हम रिजॉल्व करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि उनके मसले भी साथ साथ हल करें। तो कम से कम अगली चीज़ को एक वेल प्लानिंग के तहत रखा जाए, और ये भी ट्रांसपेरेंसी के लिए इंश्योर किया गया है कि इसका एक अलग अकाउंट होगा जो कि एस्क्रो अकाउंट कहलाता है। उस अकाउंट का एक अलग मकसद होता है। उस अकाउंट में जो पैसे आएंगे या वहाँ से पैसे लगेंगे वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए लगेंगे, और उसके पैसों को कोई और नहीं लगाया जा सकता अथॉरिटी की इजाज़त लिए बगैर, ताकि कल को फॉर एनी रीज़न मैं नहीं हूँ, हुकूमत नहीं है, कोई और आता है तो वो उस प्रोजेक्ट को ना रुके। बिल्कुल प्रोजेक्ट फंस जाते हैं हमारे चक्रों में हुकूमती चेंज की वजह से, सियासी चेंजेस की वजह से। तो उसको बचाने के भी एक रास्ता रखा गया कि कम से कम वही पैसे वहीं पे लगाए जाए। यहाँ पर ना अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम आती है, कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो उसकी कैंपेन ही इतनी हाई नहीं होती कि वो गरीब जिस घर के अंदर टीवी नहीं है वो उसके बारे में तफसील कैसे हासिल करेगी। यानी कि हमारी कैंपेन ही ऐसी नहीं होती कि वो पब्लिक तक ये पहुंच सके। कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा, लेकिन जो जनरल पब्लिक है जो सड़क पे घूमने बसों के धक्के खाने, उन तक ये आप सारी इन्फॉर्मेशन के लिए कौन से सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं? वैलिड पॉइंट है आपका, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि टीवी हर जगह पहुँचता नहीं। अब तो ऐसा हो गया है कि अगर आप ऐसे गांव में भी चले जाए टीवी नहीं है तो उस गांव का जो ढाबा है वहाँ पे सारे बैठ के शाम को मिलकर टीवी देख रहे होते हैं। तो टीवी अब हर जगह पहुँच गया है। अखबार फिर भी पढ़ने वाले का प्रॉब्लम आ सकता है, बट टीवी इज़ नॉट एवरीवेयर। तो हमने इसकी जो अभी कैंपेनिंग की प्लानिंग की हुई है, इसमें हम लोग स्ट्रीमर्स, हम इसमें आपके टीवी कैंपेन्स, हम इसमें आपकी प्रिंट मीडिया कैंपेन्स अग्रेसिवली शुरू कर रहे हैं। और ये अभी आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा, और बाद में ऐड आपके आज और कल से आने शुरू हो जाएंगे, और साथ साथ ये चलता जाएगा। और इसकी बाकायदा पूरी ऐड कैंपेन्स हैं जो टीवी पे चलाई जाएंगी, लोगों को समझाने के लिए तरीक़ेकार क्या है, कैसे लेके चलना है। फिर इसमें जो हमारे क्वालिफाइड लोगों की बातें हैं, हम लोग इसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की बनी हुई नया पाकिस्तान प्रोग्राम जो पीएम साहब मॉनिटर करते हैं इस्लामाबाद से बैठ के, उनके साथ हमने बेसिकली अपना जेवी कर रहे हैं इसमें। ठीक हो गया। उस जेवी की तहत उन लोगों ने ऑलरेडी 8 से 9 महीने पहले लोगों से एप्लीकेशंस मांगी थी, तो उनके पास ऑलरेडी कोई 3 से 4 लाख एप्लीकेशंस आई हुई। तो उनमें जो आम बंदे उनके हैं, उनने उनकी स्क्रीनिंग का पूरा प्रोसेस किया था, तो वो पब्लिक की तरफ वहाँ से भी आपकी एप्लीकेशन आगे जाएंगी साथ साथ। क्या तो वही 3-4 लाख जो एप्लीकेशंस है उन्हीं को आगे परसू किया जाएगा या नई एप्लीकेशंस भी रिसीव होंगी? एक लेवल पे वो जा रहा है। ठीक है। फिर दूसरी तरफ से गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के भी कोटे रखे गए हैं। फिर हम लोगों ने इसके अंदर जर्नलिस्ट का और लॉयर्स का भी कोटा रखा है, तो वो भी इसके अंदर आएंगे। उनकी एप्लीकेशंस अभी फर्दर आएंगी। जो पब्लिक एट लार्ज का है वो नेवडा की जो पूरा स्ट्रक्चर में आई हुई थी चीजें, उनकी स्क्रूटनी चल रही है, वो वहां से लेके आगे चला जाएगा। समझने वाली बात ये भी है कि वो स्क्रूटनी आसान नहीं है जो वो वहाँ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, एक आम बंदे के लिए बैंक फाइनेंसिंग लेना या वहाँ तक पहुँचना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो ये इस्लामिक मॉर्गेज फाइनेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर बनाने में उनके साथ बैठ के बहुत असिस्टेंस मिली और काम किया गया। तो स्टेट बैंक, बैंकों के प्रेसिडेंट्स सब ऑन बोर्ड बैठे। फिर उन आम बंदों की स्क्रीनिंग करने के लिए उन्होंने एक पूरा मैकेनिज्म बनाया, उन्होंने नादरा को इन्वॉल्व किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इन्वॉल्व किया, उन्होंने पीटीए को इन्वॉल्व किया कि फ़ोन के नेटवर्क्स के साथ लगाया जाए। तो उन्होंने अपने पूरा क्राइटेरिया बनाया कि हमने किस तरीके से ये लोगों को करना स्क्रीन के, यार ये इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, मसला ना है। किस कैटेगरी के लोग जो हैं वो इसके ऊपर फॉल करते हैं? जो इसके अंदर शर्त रखी गई हुई है वो ये रखी गई हुई है, जो नेवडा की तरफ से आ रहे हैं उनने रखा हुआ है कि कोई बंदा जिसकी हाउस इनकम 40,000 रुपए से ऊपर है वो उस पर क्वालिफाई नहीं करेगा। तो उससे नीचे के लिए कर सकता है हाउस इनकम के लिए। तो ये पहली बात उन्होंने वहाँ बिल्कुल क्लियर कर दी हुई है।
जो हुकूमत पंजाब की तरफ से यहाँ पे हम लोग सारा प्लान किया था, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के आपके स्केल जो रखे हैं उनमें जो लंबे टाइम से उतनी सैलरी ऊपर नीचे हो जाती है, तो यहाँ 50,000 रुपये बोला गया था उसके लिए। तो उसमें ये किया था कि नया पाकिस्तान की तरफ से आपको 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है। इसके अंदर 10% कीमत देनी है डाउन पेमेंट में एक आम आदमी ने। तो जैसे हमने इसकी कीमत का तयन किया लगभग 27 लाख रुपए का, तो जो एक बंदा इसके लिए क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई के बाद वो 2,70,000 रुपए देगा। ठीक है। फिर वो नेवडा के साथ भी अगर क्वालिफाई करता है उनकी क्राइटेरिया पे, तो वो 3 लाख रुपए देगा, नेवडा देगा उनको, वो नहीं देना। उनके बिहार पे टोटल 5,70,000 आएगा। इसके अलावा कोई पैसे किसी ने अगले 1.5 साल नहीं देने। हमारा 1.5 साल का कंप्लीशन टाइम का टारगेट है। 1.5 साल के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब वो डायरेक्ट अपने बैंक के साथ अपनी मॉर्गेज फाइनेंस की किस्तें पे करेगा 10 से 20 साल के टेन्योर की। वो किस्त इस तरह की होगी जैसे आपके घरों के रेंट होते हैं आमतौर पर, और उसके हिसाब से उसको पे किया जाएगा। तो साथ साथ आप मलकियत के राइट की किस्त दे रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अ रेंट। आप सिर्फ रेंट नहीं दे रहे, आप जो पैसे दे रहे हैं उससे आपकी मलकियत भी बनती जाएगी। तो आम बंदा जो रेंट दे रहा होता है और उसका कोई एसेट नहीं बन रहा होता, वो सारा नोशन बदल जाएगा, बात बदल जाएगी उसके अंदर। तो ये इसके अंदर कोशिश की गई है। और जहाँ तक रही बात ये हमारे पहले स्टेप की डिस्कशन की, जिसमें हम बात करें अगर कोई बंदा क्वालिफाई नहीं कर सका नेवडा के क्राइटेरिया पे, लत से वो 40 से 50,000 में आता था, लेकिन वो फर्दर 3 लाख रुपए खुद डाल सकता है, तो फिर वो 3 लाख रुपए डालेगा उसके अंदर। और वो उसके बाद कोई किस्त नहीं देगा। तो हमने दोनों का रास्ता बना दिया वहाँ पे, कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपनी सेविंग की होती है लेकिन वहाँ पे क्राइटेरिया में नहीं आते, तो वो इस तरीके से भी ले सकेंगे। गरीबों का हक मारने वाले जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो भी ऑब्वियसली बीच में आएंगे। जैसे ही काम शुरू होगा वो ग्रुप्स बीच में आएंगे, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी प्लान की है? इसमें हमने ये किया है कि इसमें अभी आ नहीं सकेंगे एक्चुअली। ठीक है। इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। बात नंबर 1 तो ये है कि इसमें जो डिसाइड किया गया है, जिन लोगों को बताया गया है, वो एक बंदा उस क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया के कोई एक ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरा नहीं मिलेगा। तो जो इन्वेस्टर कैटेगरी है उसको तो हमने साइड पे कर दिया। हाँ, वो गरीब अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो इस तरह सोच रहा है, वो उसकी मर्जी, बट वो खुद आएगा, दूसरा नहीं आ सकता। तो वो क्राइटेरिया जैसे आपको बताया, डिफाइन किया गया, डिटेल अगले की रेवेन्यू देखने का, वेल्थ देखने का, सब वो छोड़ किया जा रहा है। तो इसमें हमने उस इन्वेस्टर कैटेगरी तो बाहर निकाल दी है बिल्कुल। तो वो तो ख्वाब देखना सोच भी रहे हैं, तो आपके चैनल के 10 सुल्तान मत सोचें, उनको कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है जी। पहले इस प्रोजेक्ट की, जो बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये गरीबों के लिए, ऐसा तबका जो कि जिसके लिए बहुत मुश्किल है अपना एक घर बनाना, एक छत तैयार करना, तो उनके लिए तो ये खुशखबरी है। तो सर मैं आपसे एक रिवर रावी प्रोजेक्ट जो कि चल रहा है, जो कि मुख्तलिफ हर्डल्स का शिकार है, कभी प्रोटेस्ट हो जाता है, कभी कुछ, ये कहाँ पर जा रहा है? देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये प्लान तो शायद पिछले दौर में भी लोगों ने बहुत मरतबा किया करने के लिए। एग्जीक्यूशन का काम अब फाइनली एक बोल्ड डिसीजन के तौर पे ये हुकूमत ले रही है। इस रीजन को या इस एरिया को हम कभी देख के स्टडी करें तो यहाँ का हमेशा ये कल्चर रहा है कि दरियाओं के इर्द गिर्द ही आबादी बैठी है आके। आप अगर शाही किले पे, आप पुराने लाहौर पे चले जाए तो दरिया वहाँ तक होता था, पीछे जाता गया दरिया, उसके साथ साथ आपकी आबादी फैलती गई। तो ये तो एक कल्चर है हमारा, रहा है हमेशा। अब इस प्रोजेक्ट की अहमियत क्या है, या मेरे ज़ाती तौर पे मुझे लगता है अहमियत क्या है, क्योंकि ये वो अहमियत है जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसी को अहमियत मान रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो है इसका पानी का मसला हल होने का क्राइटेरिया। इस बात को आम बंदा नहीं समझ रहा, आराम से मैं हर जगह बताने की कोशिश करूँगी, इसकी अहमियत को प्लीज़ समझ जाए। इस शहर में नहीं, इस मुल्क में पानी की किल्लत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसी दरिया में 2001 में 7,500 बिलियन लीटर पानी आता था, 7,500 अरब लीटर पानी आता था इसमें, ठीक है जी। आज वो सिर्फ 1,800 अरब लीटर पानी पे रह गया, क्योंकि 2001 में उनने पीछे अपनी तरफ से एक डैम बना दिया, थीन डैम के नाम से। जैसे डैम बना कर पानी रुक गया। ये दरिया पाकिस्तान में 340 किलोमीटर की लंबाई में चलता, तो सारी लंबाई में पानी कम हो गया, ठीक है जी। अब आपका रह गया 1,800 बिलियन लीटर पानी। आपके यहाँ इसमें पानी आपकी बारिशों का भी आता है, आप अपर लिंक झीलम कनाल वगैरह से भी ले लेते हैं पानी, तो आपकी बहुत जगहों से आ रहा होता है। बट अब इंडिया शाहपुर कुंडी डैम बना रहा है पीछे, तो उसे ये पानी भी रोक देना है आपका। सवाल ये, वो मुल्क अपने फ़ायदे के लिए अपनी चीज़ें किए जा रहे हैं, हम कब तक सोए रहेंगे? पानी को लाना। अब लोगों का सवाल ये आता है कि अच्छा जी पानी बंद होएगा तो आप पानी कहाँ से लाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। आपके यहाँ पे जो 36 बारिश के दिन आते हैं ना मेजर, जिसमें इतनी बारिश होती है कि शहर, हम लोग बोलते हैं दरियाब आ गया, सैलाब आ गया, सब आ गया। आप सोचो उस पानी को हम स्टोर ही नहीं करते थे, उसी को हम स्टोर कर लें, हम कितने फ़ायदे निकाल सकते हैं।
वह अल्लाह ताला हमें पानी बरसा रहा है, रहमत बरसा रहा है और हम पानी ज़ाया कर देते और हैं। ज़ाया कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इधर कॉन्सेप्ट ये है कि आपने रिटेनिंग वॉल्स बना के बराजेस बनाने। तो आप बेसिकली समझे एक बड़ा टब बना रहे हैं, ठीक है ना, आपने लेक बना दी थी, रिवर को ऊंचा करके रास्ता ब्लॉक करके अंदर पानी को खड़ा कर लेना है आपने। सही है। तो पूरी एक लेक डेवलप हो जाएगी उसके अंदर। अब उस लेक में जो पानी है वो पानी या तो बारिशों से आ रहा होगा आपके पास, दूसरा जो यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, जो शहर की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमारे पानी की सतह बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शहर में हम तकरीबन 5 बिलियन लीटर पानी एवरीडे कंज्यूम करते हैं और हम उसको सेव नहीं कर रहे और सतह नीचे आती आ रही है, तो प्रॉब्लम आ रहा है। जब आप पानी की जगह खड़ा कर देंगे ना, तो पानी ज़मीन से रिचार्ज करता है सीपेज से अपनी, तो आप इसी में से एवरी डे आप समझें जो 5 बिलियन आपका ज़ाया हो रहा है, आप 2.5 बिलियन को सिक्योर कर लेंगे वापस। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट से पानी के मसले भी आपके साथ साथ हल होंगे। और क्योंकि ये बराज बनाया जा रहा है, डैम नहीं, डैम पानी को रोक देता है, बराज पानी को रोकता नहीं, पानी का फ्लो चलने देता है, उसके स्पिलवेज होते हैं, तो पानी का बहाव कहीं भी नहीं रुकेगा। और आपके आगे की जितनी भी ज़मीन है जो नीचे तक जा रही है, उन सबके इर्द गिर्द ज़मीनों को अपने पानी का मसला हल करता हुआ मिलेगा। वो प्रॉब्लम से बचेंगे, बल्कि आपके जो ज़्यादा बड़ा रकबा पूरे पाकिस्तान में ज़रई ज़मीन का है, उसको पानी की फराहमी मिलेगी। बिल्कुल ठीक। यहाँ लोग जो एक एरिया की बात कर रहे हैं कि इस एरिया में आप कर रहे हैं, आप ज़रई लोग ज़मीन तबाह कर रहे हैं, नहीं, वो ज़रई ज़मीन उस एरिया में तो कुछ होगा, लेकिन उसके आगे का जब आप सोच रहे हैं तो वो बेनिफिट ही बेनिफिट है उसका। मतलब आप समझें कि 340 में से अगर आप 40-45 किलोमीटर पे अपनी इंटरवेंशन कर रहे हैं, उससे भी इन्वायरमेंटली फ़ायदे हैं कि पानी इस एरिया का रिचार्ज हो रहा है, आपकी एक्वा लाइफ, आपकी वाटर की लाइफ, आपकी फिशरी की लाइफ जो ख़त्म हो चुकी है। अभी तो दरिया रावी एक गंदा नाला है, Exactly. बदबू आती है, ठीक है ना। दरिया रावी का पानी देखिए आप वक्त के साथ ऐसे ऐसे नीचे आ गया। हम सारे अगर शहर में पले हुए हमने सबने देखा हुआ, जो उसके साइड की जगह आज हो क्या रहा है, यहाँ भैंसों का तबेला या कचरे कूड़े का जगह बन चुकी हुई, तो उस जगह पे हो क्या रहा है, तो गंद मच गया, तो हमने उसको बचाना है, हमने बीमारियों को बचाना। तो क्या अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग चल रही है? इस प्रोजेक्ट पे बहुत अग्रेसिव वर्किंग चल रही है। ठीक है। उसके पहला फेज जो है वो 44,000 एकड़ का यहाँ पे प्लान किया गया, जिसमें एक पूरी लेक आनी है, फिर आपके कुछ फार्म्स आने हैं, फिर आपके तकरीबन कुछ 70 लाख दरख्त लगने हैं। फिर नेचुरल सी बात है, जब आप ये पानी में ना, आपको ये पता है इसके इर्द गिर्द की जगह दरिया की ना सैलाब जद होती है, वहाँ सैलाब आ सकता है कभी भी। जब आप ये बराज और ये चीज़ बना देंगे ना, तो वो सैलाब से सिक्योर हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इलीगल डेवलपमेंट हो जानी है। और ये हिस्ट्री से प्रूव ऐसे कर सकता हूँ कि अगर आप कभी गूगल इमेजरी पे जाएं, तो 2004 के करीब अगर आप चले जाएं, सगिया के पास एक बंद बना, उससे पहले उसके पीछे क्या आता और आज उसके पीछे क्या आप देखें, तो उससे पहले उसके पीछे खेत थे और आज उसके पीछे इलीगल इतनी डेवलपमेंट है कि आप सोच ही नहीं सकती, इतनी इलीगल डेवलपमेंट है। अगर आप इसको प्लान कर लें आज, तो वो लीगल और ऑर्गेनाइज और वेल प्लान सीवेज सिस्टम हर चीज़ डाल के एक अच्छी डेवलपमेंट बन जाएगी, एक मौजूद तरीका बन जाएगा, तो वो इंश्योर किया जाएगा। ये प्लान कौन करेगा? ये रूडा की एक अथॉरिटी बना दी गई, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। उस अथॉरिटी के जिम्मे काम ही पूरा ये रूडा का प्रोजेक्ट है। ये बाउंड्री भी उनके पास है, एलडीए से उसको हटा के उनको दे दिया गया पूरा का पूरा। आई एम अ स्पोक्स पर्सन फॉर रूडा ऑल्सो, तो इसलिए मुझे उसकी नॉलेज ज़्यादा है, बट उनका ये काम है कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, इसकी प्लानिंग करना, चीज़ों को लेके इम्प्लीमेंट करना, ज़मीन की एक्विजिशन करना और इसको एक अच्छे प्रोजेक्ट में तब्दील करना। इसका पहला फेज एस्टिमेटेडली हम लोगों को कब नजर आ जाएगा? आपको इस पे ग्राउंड पे काम होता हुआ नजर अगले 2 से 4 महीने में आ सकता है, बट अभी एक हाई कोर्ट में डिस्कशन चल रही है, जो उन्होंने बोला हुआ, जो वैलिड पॉइंट है, एनवायरनमेंट का अभी हमें EIA का सर्टिफिकेट मिलना है, वो हमने अप्लाई किया हुआ। जैसे ही एनवायरनमेंट का वो मिलेगा, उस दिन हम लोग इस काम को आगे प्रोसीड करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे अभी प्रोटेस्ट भी होते हैं, पब्लिक भी बाहर निकलती है कि जिन लोगों की पेमेंट्स रुकी हुई हैं, जिन लोगों की ज़मीन में जो है वो बीच में आ रही हैं, उन सब लोगों को किस तरह से डील कर रहे हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट का एक्विजिशन का प्रोसेस है वो तो शुरू हो चुका है, ठीक है। वो अपनी तरफ से अमाउंट्स भी अवार्ड कर देंगे, सब कुछ उनके साथ कर रहे हैं, वो एक गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड तरीके कार है। उसमें वो खुद ही अपनी प्राइस की असेसमेंट की भी उनकी कमेटी बनी हुई होती है, वो उसके अंदर ही सब करते हैं। उसमें जो ज़मीन दरिया के अंदर आ रही है उसकी कीमत नेचुरली कम है, क्योंकि वो ज़मीन, आपको ये फायदा पता हो कि ये दरिया रावी में जो दरिया है, वो दरिया भी प्राइवेट ज़मीन के ऊपर है। ये मेरे लिए काफ़ी शौक था, क्योंकि दरिया तो हुकूमत की ज़मीन होनी चाहिए, बट वो दरिया प्राइवेट ज़मीन के ऊपर ही है। उसकी कीमत नेचुरली कम है, क्योंकि वहाँ ना कोई काश्त तो नहीं है, ना कुछ और, ना आप वो बेच सकते हैं, आप पानी बेच रहे होंगे बेसिकली, जो को फ़ायदा नहीं है उसका। जो उसके इर्द गिर्द की उसका रेट नेचुरली उससे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा होगा, तो वो एक उनका डिफरेंस ऑफ रेट आएगा अप्रॉक्सीमेटली बात। बट लोगों का देखिए राइट है अपनी बात की आवाज़ उठाना। वी आर पाकिस्तान, हमें डेमोक्रेसी, हर बंदा अपने हक की बात कर सकता है। तो उस बात को मैं ना बुरा मान रहा हूँ और ना मैं उनको बुरा मान रहा हूँ, क्योंकि उनका हक है, लेकिन उनसे हमारे
मशावरत चल रही है, उनसे हम टेबल बैठ के डिस्कशंस कर रहे हैं, नेगोशिएशंस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको पैसिफाई करके उनको भी कोई ऐसी चीज़ दे सकें जिससे वो कंफर्टेबल हो जाए, खुश हो जाए। उनकी भी अच्छाई कि उन्होंने ये बात कही है कि हमें झील पे एतराज़ नहीं, और झील जिस रेट पे करें, क्योंकि ये पानी का मसला शहर के लिए ज़रूरी है। अब वो इर्द गिर्द की ज़मीन के रेट पे उनसे डिस्कशन चल रही है, ठीक है। वो रेट पे इंशाल्लाह मुशावरत कर रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, मशवरे में बरकत होती है, मेरा मानना है इंशाल्लाह उसे बात बांट। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिवर रावी का जो प्रोजेक्ट है वो यू टर्न नहीं है बल्कि वर्किंग में है। वर्किंग में और बहुत अग्रेसिव वर्किंग में। थैंक यू सो मच एस एम रान साहब, बिल्कुल आपने इनकी बातें सुन ली हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम भी चल रही है और दूसरी तरफ रिवर रावी प्रोजेक्ट भी वर्किंग में है, तो इंशाल्लाह जल्द मज़ीद खुशखबरियाँ जो हैं आवाम के सामने आएंगी, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।